हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक शानदार क्लास। आज क्या करेंगे, आज हम कंप्लीट बायोलॉजी की बुक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे, जहां पे आपको किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं होगी, किसी भी बुक को रटने की जरूरत नहीं होगी। जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा आप कर लें और आप क्या है कंप्लीटली पेपर को करके आएंगे। इससे पहले क्या था, मैंने बायोलॉजी के 4 चैप्टर के सॉल्यूशन कराए थे, उसी ट्रिक से उसका फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने कमेंट करके मुझसे बोला कि आप क्या करें, आज आप कंप्लीट बायोलॉजी के इसी ट्रिक से सॉल्यूशन कराएं। इस ट्रिक से तो क्या है, हम कंप्लीट बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ही हमें रटने की जरूरत पड़ रही है, ना ही किसी नोट्स की जरूरत पड़ रही है। हम क्या है आपकी वीडियो देख के कंप्लीट के आंसर निकाल पा रहे हैं। तो उन्हीं सब की रिक्वेस्ट पे, और मैंने कल आपसे बोला भी था, तो आज हम उसी ट्रिक के साथ बड़े इजी मेथड से इसको करने वाले कंप्लीट बायो को सॉल्यूशन। क्या था, लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई है, जहां पे जितने भी कंप्लीट बुक से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से बताया है। तो टॉपर बच्चे क्या करें, उन क्वेश्चन को कंप्लीट करके अच्छे से एग्जाम दे, क्योंकि जो टॉपर बच्चे हैं उनकी कंप्लीट तैयारी हो गई होगी। अब ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, या जिन बच्चों की तैयारी इनकम्प्लीट है, या जिन बच्चों की तैयारी क्या है बड़ा उन्हें टेंशन दे रही है, वो कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। मान लिया कि किसी बच्चे के 13 चैप्टर हैं, उसमें से 8 चैप्टर तो वो कर पा रहा है, बाकी चैप्टर नहीं हो पा रहे। तो क्या करे, 8 जो उसके कंप्लीट है वो तो कंप्लीट है, जो बचे हुए चैप्टर हैं वो मेरी ट्रिक से कर ले, वो बाकी कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये क्लास सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए तो है ही, जिसका इनकम्प्लीट है उसके लिए भी बहुत बेस्ट है, और जिनको दिक्कत आ रही है पूरा सिलेबस करने में उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। बस क्या करें, जैसे मैं बोलूं वैसा वैसा कर लें, बुक को नोट्स को रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्या था, 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप देख लें, क्योंकि आज उन 4 चैप्टर को नहीं कराऊंगा। बाकी जो चैप्टर बचे हैं आज हम उनको करने वाले। अगर उनको नहीं देखा है तो आप लिंक पे जाके क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में और उसको भी देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आज करते हैं हम उल्टा स्टार्ट, लास्ट से स्टार्ट पे जाएंगे। पहला क्या था, ये लास्ट चैप्टर हमारा जैव विविधता एवं संरक्षण, इसके सॉल्यूशन ट्रिक के साथ मैंने कंप्लीटली करा दिए, और इसको आज नहीं करेंगे। और उस वीडियो का जो 4 चैप्टर मैंने कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसने नहीं देखे हैं वो वहां से देख ले। ये मैंने करा दिया है परितंत्र, ये मैंने करा दिया है। अब आता है जीव और समष्टियां, ये नहीं किया है, ये आज करेंगे। देखो कैसे करना है, हम किसी चीज को रटते नहीं है, बड़ा सिंपल मेथड से, बुक किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, जितने पॉइंट जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप कर लें। सबसे पहले क्या आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जो एक जैसे हैं उनको एक साथ करेंगे। जैसे सह भोजिता और सह जीवन। सह का मतलब क्या होता है, ये मैं हटा के दिखा देता हूं आपको। इसका मीन से सह जीवन, और ये है सह भोजिता। तो यहाँ पे मीन समझो, सह का मतलब होता है साथ, जीवन का मतलब जीवन। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो जीवन है वो एक साथ है, उसका मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो 2 जीव होते हैं वो एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हैं, और एक साथ कब रह सकते हैं, जब आपस में वो दोनों की क्या करेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, तभी एक साथ रह सकते हैं। तो सहजीवन पर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। तो आपको क्या लिखना है, मैंने तरीका आपसे बता दिया। क्या लिखना है आपको, सहजीवन हेडिंग डाल के लिखना है आपको, ऐसे जीव क्या होते हैं, जब 2 जीव क्या होते हैं, जब 2 जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, आवास में रहने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और एक साथ रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सहजीवन संबंध बोलते हैं। आपको इस तरह से लिखना है कुछ। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन। अगला है सहभोजिता। सहभोजिता को मैंने आपको सिंपल करने के लिए लिखा है, सह का मतलब साथ और भोजिता का मतलब भोजन। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे दोनों जीव एक साथ रहते हैं और एक साथ क्या करते हैं, वो भोजन करते हैं, मतलब आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों का आंसर एक ही है। यहाँ पे भी दोनों जीव क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी इसका आंसर भी आप ऐसे लिखेंगे, क्या होता है,
आप हेडिंग डालेंगे सहभोजिता और लिखेंगे सहभोजिता में क्या क्या होता है कि जब दो जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे क्या करते हैं आवास में खाने में इसमें क्या करते हैं एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे दोनों जीवों को क्या होता है जब सपोर्ट करेंगे तो दोनों को फायदा होगा, दोनों जीवों को क्या होता है फायदा होता है, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं सहभोजिता कहते हैं। इसका भी ऐसे लिखना है, इसका भी ऐसे लिखना है, बड़ा सिंपल वे में इसको समझ लो सहभोजन और सहजीवन। अब आता है क्या परजीविता। पर का मतलब होता है पराये, जीविता का मतलब जीवित। तो ये क्या होते हैं ये ऐसे जीव होते हैं जो पराये जीवों पे क्या रहते हैं जीवित रहते हैं। इसका मीन्स पराये जीव से भोजन लेते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे जब कोई जीव दूसरे जीव से क्या होता है दूसरे जीव से भोजन लेता है तो उसे क्या बोलते हैं परजीविता बोलते हैं। बड़ा सिंपल मेथड में रटना नहीं है, बस ये मीन्स में सिंपल निकाल के लेके आया हूं आपके लिए, बस इसको ध्यान रखना है। अब हो गया, अब आता है परभक्षी। परभक्षी पर टिप्पणी किए। पर का मतलब होता है पराये और भक्षी का मतलब होता है मारना। तो यहाँ पे क्या होता है मतलब पराये जीव को मारना। इसका मतलब क्या होगा इसमें आपको लिखना है जब एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं परभक्षी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे शेर हिरन, शेर हिरन को मार के खा जाएगा। फिर आता है अंतर जातीय स्पर्धा। स्पर्धा अंतर का मतलब होता है अंदर, जाति का मतलब होता है जाति, स्पर्धा का मतलब होता है लड़ाई। तो क्या होता है इसको आपको कैसे लिखना है, इसको लिखना है जब एक ही जाति के दो जीव खाने के लिए आवास के लिए आपस में स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा का मीन्स लड़ाई करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम अंतरजातीय स्पर्धा बोलते हैं। इस तरह से आपको सिंपल में इसके आंसर निकालने, रटना नहीं है, बस इस तरह से मैंने सिंपल में समझाया, इसको आपको समझ लेना है। फिर उसके बाद चलते हैं हम, ये हमारा हो गया। एक क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन लॉन्ग में बड़ा पूछा जाता है इसका, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। अनुकूलन पे कोई भी क्वेश्चन आए आप इसका आंसर ये लिखेंगे अनुकूलन का मतलब क्या होता है। अनुकूलन का मतलब होता है जैसा बाहर का माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं। कुछ भी पूछे आपको ये लिख लेना है जीव क्या होता है, जीव बाहर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपनी संरचना को अपने व्यवहार को बदल लेता है, इसको अनुकूलन कहते हैं। अगर उसने पूछा मरुद्भिद और जलोद्भिद अनुकूलन को बताइए तो क्या बोलेंगे, मरुद्भिद का मतलब होता है जो मरुस्थल में रहते हैं जहाँ पे पानी कम होता है। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको तो ये लिख देना है मरुद्भिद ने क्या किया, मरुद्भिद ने अपने बाहर वाले वातावरण के अकॉर्डिंग अपनी संरचना को चेंज कर लिया, अपने व्यवहार को चेंज कर लिया। इसी तरह से जलोद्भिद को पूछेगा तो उसको भी लिख देंगे। मेरा यहाँ पे ट्रिक सिखाने का मीन्स ये है कि आप बस दो उसके क्वेश्चन के मेन पॉइंट को पकड़ो और अपने अकॉर्डिंग लिखो, रटना नहीं। ये एक चैप्टर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। यहाँ पे आपको क्या करना है, दो चीजें समझनी है, पूरा चैप्टर क्लोज। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए तो सबको पता होगा, डीएनए इस तरह का होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए इस तरह का होता है। आपको समझाने के लिए इसका अगर आप छोटा सा खंड ले लेंगे, छोटा सा खंड अगर ले लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जीन बोलते हैं। बस इतना समझना है आपको कि डीएनए के छोटे खंड को जीन नाम दे दिया है। क्या जीन भी क्या है, डीएनए का छोटा सा खंड। और क्या होता है जो हमारे अंदर लक्षण आते हैं, जैसे कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो इस तरह के लक्षण किससे आते हैं, जीन से आते हैं। इसका मतलब जीन लक्षण देता है, जैसा जीन होगा वैसा उसमें लक्षण आएगा। दूसरा समझना ये होता है जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये तो सबको पता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है डीएनए होता है। इसमें दो डीएनए होते हैं, एक तो मेन डीएनए, एक गोल गोल डीएनए बाहर आपको दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। बस दो बातें समझनी है आपको, एक तो जीन, जीन क्या है डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, उसे जीन बोलते हैं, और जो जीवाणु के अंदर एक गोल डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। जीन क्या करता है, जो हमारी बॉडी में जीन होते हैं वो लक्षण को उत्पन्न करते हैं। बात खत्म, चैप्टर अपना क्लियर। इन पूरे दो चैप्टरों में क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि एक इंसान बहुत लंबा है, फॉर एग्जांपल एक इंसान बहुत लंबा है, एक इंसान बहुत छोटा है, तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो छोटा इंसान भी लंबा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम बड़े इंसान का, आपको पता है
कि उसको लंबा करने वाला कोई जीन होगा, तो हम क्या करेंगे, उस जीन को निकालेंगे और इसके जीवाणु वाले इस डीएनए में जोड़ेंगे और उसको छोटे वाले जीव में डाल देंगे। दोनों चैप्टरों में यही है, बस इसी पे दोनों चैप्टर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बस इतना याद रखना है आपको। जीन क्या करते हैं, लक्षण देते हैं। जीन जो होते हैं क्या करते हैं, जीन डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है और जीन क्या होता है, जीन लक्षण को उत्पन्न करता है, लक्षण देता है। और हम क्या करते हैं, किसी भी जीव के अंदर अगर जीन डाल दिया तो जीन के लक्षण उसमें आ जाएंगे और डालते किसमें, प्लाज्मिड में जोड़कर। अब देखो आंसर सबके निकालेंगे। पहला आता है पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। पारजीनी जंतु क्या होते हैं, पारजीनी जंतु हम क्या करेंगे, हम जीन का टुकड़ा, जीन लेंगे, डीएनए का टुकड़ा लेंगे, इसे प्लाज्मिड में जोड़ेंगे और जिस जंतु के अंदर हमने डाल दिया तो उसे बोल देंगे पारजीनी जंतु। तो पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, तो हम सिंपल भाषा में लिख देंगे कि जब हम जीन को किसी जीव में डालते हैं तो उसको हम पारजीनी जंतु कहते हैं। फिर आता है पुनर्योगज डीएनए। यहाँ पे समझो, पुनः का मतलब होता है दोबारा, योगज का मतलब योग करके। तो ऐसा डीएनए जिसे क्या किया, दोबारा जोड़ के बनाया। हम क्या करते हैं, पूरे दोनों चैप्टर में हम एक डीएनए का टुकड़ा ये लेते हैं, एक डीएनए का टुकड़ा क्या लेते हैं, ये लेते हैं, इन दोनों को जोड़कर एक डीएनए बना देते हैं इस तरह का। तो इसे क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए। तो हमें क्या लिखना है, प्लाज्मिड क्या लिखना है, पुनर्योगज डीएनए। तो इसमें आपको सिंपल में लिख देना है कि क्या करते हैं, हम जब दो डीएनए को जोड़कर एक डीएनए बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पुनर्योगी डीएनए बोलते हैं। और इस पुनर्योगी डीएनए को जिस जीव में डालते हैं तो उसमें उस जीन के लक्षण आ जाते हैं और उसमें उस जीन के लक्षण आ जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, उसमें लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह से आपको लिख देना है कि अगर हम जिस जीन में जिस तरह के लक्षण लाना चाहते हैं तो हम उस तरह का उसमें जीन डाल देते हैं। ये होता है हमारा पुनर्योगज डीएनए। फिर आता है क्या, प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखिए। तो प्लाज्मिड पर टिप्पणी मैंने एक पॉइंट ही समझाया, उसे ही लिख देंगे। आप प्लाज्मिड क्या है, तो आप बोलेंगे जीवाणु के अंदर एक गोल डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड का प्रयोग क्या करते हैं, हम किसी जीव में जीन डालने के लिए किया जाता है जिससे उसमें लक्षण आ जाते हैं और इसी तरह से आप इसको लिख देंगे। अब आता है जीन अभियंत्री क्या होती है, इसे पुनर्योगज डीएनए उद्योगी क्यों कहते हैं, मानव हित में इसकी उपयोगिता लिखिए। जीन अभियंत्री क्या होती है, जीन अभियंत्री क्या होती है, जीन अभियंत्री का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, डीएनए में छेड़छाड़ करते हैं। डीएनए में छेड़छाड़ आप तो सिंपल भाषा में समझ लो, सिंपल भाषा में आप ये समझ लो, आपको तो एक ही से आंसर निकालना है। आपको लिख देना है जब हम दो डीएनए को जोड़कर किसी जीव में डीएनए डालते हैं तो वो डीएनए क्या होता है, उसके डीएनए से जुड़ जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम जीन अभियांत्रिकी कहते हैं, जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। आपको ऐसे लिख देना है, बस आपको यही बात याद रखनी है। पूरे चैप्टर में क्या करते हैं, हम एक प्लाज्मिड लेते हैं, हम एक जीन लेते हैं, दोनों को मिलाकर एक डीएनए बना देते हैं जिसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। हम उस पुनर्योगज डीएनए को किसी जिस जीव के अंदर डालते हैं तो उस जीन के लक्षण उस जीव में आ जाते हैं। बस इस तरह से ही पूरे हर क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है, यही बात आपको लिखते रहनी है। उस लक्षण आ जाते हैं और बस ये हो गया। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं, मानव के लिए क्या क्यों किया है हमने जीन का। देखो एक तो होता है जीन चिकित्सा में, जीन चिकित्सा में क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से जीन ले रहे हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में बाहर से जीन ले रहे हैं, उस बाहर से जीन को लेकर हम किसी जीव में डाल रहे हैं। बाहर से हमने जीन लिया और उस जीन को किसी जीव में डाल दिया। पूरे चैप्टर में यही काम तो कर रहे हैं हम। तो क्या होता है, देखो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, एक तो जीन चिकित्सा में। जीन चिकित्सा का मतलब होता है अगर किसी की जीव का जीन खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, बाहर से जीन लेंगे और उसमें हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो हम क्या लिखेंगे जीन चिकित्सा में, जीन चिकित्सा में लिखेंगे हम कि जब किसी जीव का कोई जीन खराब हो जाता है तो हम पुनर्योगज डीएनए बनाकर उसके अंदर जीन डाल देते हैं जिससे उस खराब जीन की जगह वो क्रियाशील जीन या सही जीन पहुंच जाता है और उसका काम दोबारा से सही से स्टार्ट कर देता है।
इस तरह से आप लिख देंगे। फिर आता है अनुवंशिकी फसलें। अनुवंशिकी फसलें, जिसको अनुवंशिकी फसलें याद ना हो वो खाली फसलें याद कर ले। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जीन अभियंत्रिकी की सहायता से हम नए प्रकार की फसलें बनाते हैं, और ये फसलें जो होती हैं पैदावार में भी बहुत अच्छी होती हैं, ज्यादा पैदावार होती हैं। इन पे कीटनाशक मतलब कीड़े और इनका प्रभाव भी नहीं होता है, कीटों का प्रभाव भी इन पे नहीं होता है, और इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। इस तरह से हम लिख देंगे कि ये उत्पाद भी ज्यादा देती है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। फिर आता है उत्पाद। उत्पाद का मतलब होता है कि इसमें भी यही लिखना, बस पूरे चैप्टर में यही लिखना है कि हम प्लाज्मिड लेते हैं, जीन लेते हैं, उसको किसी जीव में डालते हैं, उससे वो लक्षण आ जाते हैं, या किसी का जीन खराब हो जाता है तो हम क्या होते हैं बाहर से सही जीन लेके उसमें डाल देते हैं। पूरे चैप्टर में यही, अगर किसी का भी आंसर पूछे अगर ये भी लिख दिया ना आपने इस तरह से, तो भी उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप इसी तरह से लिखते जाना, सबका आंसर एक, पूरे चैप्टर का आंसर एक। क्या कि हम क्या लेते हैं, प्लाज्मिड लेते हैं, हम बाहर से एक जीन लेते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं, जिससे एक डीएनए बन जाता है, उसे पुनर्योगट डीएनए कह देते हैं, पुनर्योगट डीएनए कह देते हैं। और उसको डीएनए को हम किसी जीव के अंदर डाल देते हैं, उससे उस जीव में उस जीन के लक्षण आ जाते हैं, जीन के लक्षण आ जाते हैं। इस तरह से लिख देना, आपको सबका आंसर एक ही है। जीन चिकित्सा में समझिए, जीन चिकित्सा में ऐसे लिख देना है कि जिसकी जीव का जीन खराब हो जाता है तो हम पुनर्योगट डीएनए बना के उसके अंदर जीन डाल देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है। अनुवंशिकी फसलें आपको समझ गया। उत्पाद में, अब उत्पाद में आपको ऐसे लिख देना है कि जिस जीव से हमें ज्यादा उत्पाद लेना होता है तो उसमें एक अच्छा जीन बाहर से लेके अंदर उसके अच्छा जीन डाल देते हैं, जिससे उत्पाद की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे मान लो कोई भैंस है या गाय, वो कम दूध दे रही है, तो हमने ज्यादा दूध देने वाली गाय का जीन उसमें डाल दिया तो ज्यादा दूध देने लगेगी। तो इस तरह से आपको बना के लिख देना है। उत्पाद में लिख देना है कि क्या होगा, अगर हमें किसी से ज्यादा उत्पाद लेना होता है तो हम ज्यादा उत्पाद वाला जीन उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे उत्पाद की मात्रा बढ़ जाती है। पूरे चैप्टर का एक ही आंसर जो मैंने बोला ऐसे लिख दोगे हो जाएगा। बस क्या करना है, बस ऐसे लिख देना है, बाहर से जीन लेते हैं, प्लाज्मिड में जोड़ते हैं, उसमें डाल देते हैं, लक्षण आ जाते हैं, बस इस तरह से बना के लिख देना। अब आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बस आपको ध्यान रखना है इनका। पीसीआर, पीसीआर में आपको क्या लिखना है, पीसीआर में लिखना है क्या होता है जब हमारे पास डीएनए छोटा होता है। देखो डीएनए इस तरह का होता है, डीएनए होता है इस तरह का, अगर आपको क्या है छोटा सा डीएनए दे दिया है तो पीसीआर में डाल के उसे बहुत लंबा कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे, पीसीआर क्या है, तो आप लिखेंगे पीसीआर की हेल्प से हम छोटे से डीएनए को पीसीआर की हेल्प लेके बहुत बड़ा डीएनए बना सकते हैं। अगर इस तरह से लिखना है कि बाई चांस हमारे पास क्या होता है, कभी कभी छोटे डीएनए होते हैं और हमें जरूरत ज्यादा बड़े डीएनए की होती है, तो हम पीसीआर की हेल्प लेके उसे बड़ा कर देते हैं, ऐसे बना के लिखते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए। प्रतिबंधन एंजाइम, देखो क्या होगा जब आप इस डीएनए से काटकर जीन निकालोगे तो आपको क्या होगा, आपको काटने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि डीएनए को काटने के लिए हमें जिस एंजाइम की जरूरत होती है उसे प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। डीएनए तो आप जानते हो, डीएनए क्या होता है, डीएनए वो होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानता है, डीएनए को तो लगभग सभी जानते हैं। काइटिनेज, यहाँ पे आता है क्या, काइटिनेज। तो काइटिनेज का मतलब समझो, काइटिनेज जैसे ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, लेफ्ट करना चाहो लेफ्ट कर सकते हो। काइटिनेज का मतलब क्या होता है, काइटिनेज का मतलब होता है ये जीवाणु की तरह एक कवक होता है, और हमें जब इसके अंदर से डीएनए निकालना होता है तो इसकी बाहर वाली भित्ति को तोड़ना होता है। तो सिंपल में हम लिख देंगे क्या, काइटिनेज क्या है, काइटिनेज एक एंजाइम है जो कवक की ऊपर वाली भित्ति को तोड़ देता है, सिंपल। डीएनए पॉलीमरेज, एक चीज और समझनी है यहाँ पे, बस आपको एक पॉइंट क्या समझना है कि इस डीएनए से हम इसकी फोटो स्टेट बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जो हमारा डीएनए होता है, जैसे ये डीएनए आपको दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसी के जैसा और डीएनए बना सकते हैं। तो क्या लिखोगे, डीएनए पॉलीमरेज में और आरएनए पॉलीमरेज में, एक ही आंसर बता रहे हो आप, दोनों पे एक ही आंसर लिख देना। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जब हम डीएनए की प्रतिलिपि बनाते हैं, प्रतिलिपि समझ में नहीं आए तो आप लिख देना कॉपी बनाते हैं। तो जब हम डीएनए की कॉपी बनाते हैं तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की कॉपी बनाने में हमारी हेल्प करता है। इसी तरह से इसका बात खत्म। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज का मीन्स इसका काम होता है
अगर डीएनए टूट गया, डीएनए अलग अलग टूटा हुआ है तो उसको जोड़ने के लिए तो क्या लिख दोगे, डीएनए लाइगेज से हम क्या करते हैं, टूटे हुए डीएनए को या डीएनए की अलग अलग टुकड़ों को जोड़ देते हैं। फिर आता है प्रतिकृति। अब जब आप फोटो कॉपीज की बनाना स्टार्ट करोगे तो जहां से स्टार्ट करोगे तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसको पॉइंट को बोलते हैं प्रतिकृतियन का उद्भव। तो आप लिखोगे कि जहां से हम डीएनए की फोटोकॉपी बनाना स्टार्ट करते हैं या जहां से डीएनए की फोटोकॉपी बनना स्टार्ट होती है उस बिंदु को, उस जगह को प्रतिकृतियन का उद्भव कहते हैं। बायोरिएक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुप्रभा संसाधन, अनुप्रभा संसाधन, संसाधन का मीन्स होता है जिसका हम यूज करते हैं उसे संसाधन बोलते हैं। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है जैसे आप कोई चीज बनाओगे तो क्या करोगे, आप चीज बनाओगे, कोई भी चीज बनाओगे तो आप पहले उसे प्योर करोगे, प्योर करने के बाद आप क्वालिटी चेक करोगे कि ये अच्छी है कि बेकार क्वालिटी की है। फिर अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो आप उसे मार्केट में भेज दोगे। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, अनुप्रभा, अनुप्रभा संसाधन आप लिखोगे। हम क्या करते हैं, अनुप्रभा संसाधन में हम उत्पाद को बनाते हैं, उत्पाद को बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, संशोधित करते हैं। आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो, हम उसको क्लियर करते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद हम उसे मार्केट में भेज देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रभा संसाधन कहते हैं। चैप्टर नंबर देखो ये हो गया। क्वेश्चन तो मैंने आपको सब कराए हुए, नोट कराए हुए, आप यहाँ पे भी चाहो दोबारा नोट कर सकते हो जिसने नोट नहीं किए। देखो आगे, फिर आगे देखो। अब आता है ये ध्यान रखना दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का आंसर पूरे चैप्टर का एक ही है, पूरे का एक ही है आंसर। जीन चिकित्सा में अगर बोले तो बोल दो कि क्या करते हैं, हम बाहर का जीन लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, खराब जीन की जगह अच्छा जीन डाल देते हैं जिससे वो जीन ठीक हो जाता है, बात खत्म। फसलों में डाल दो तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फसलों में क्या करते हैं, हम बाहर से जीन लेते हैं और हम उन पौधों के अंदर क्या करते हैं, अच्छा जीन डाल देते हैं जिससे फसलें क्या करती हैं, उत्पाद अच्छा देती हैं, उसपे कीट भी नहीं लगते हैं और नुकसान भी नहीं होता है, पैदावार भी ज्यादा होती है। बस एक ही काम करना है पूरे चैप्टर में, कुछ भी याद ना आए पेपर में तो कि बाहर से जीन लेके अंदर डाल देते हैं, उसको क्वालिटी आ जाती है, इस तरह से बना के लिख देना पूरे चैप्टर में कुछ भी आ जाए तो। अब देखो डीएनए पुनर्योगन तकनीकी मानव हित के लिए उपयोगिता बताइए। अभी हमने किया था क्या, जीन चिकित्सा में करते हैं हम इसका, फसलों के रूपांतरित फसलें, आपको रूपांतरित फसलें याद, अनुवंशिक रूपांतरित फसलें याद ना रहे, खाली फसलें लिख देना, उत्पाद, अभी तीनों को बताया। जीन चिकित्सा में क्या करते हैं अभी बताया था मैंने कि जब आपको तो वही सिंपल लिखना है, अगर किसी जीव का जीन खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड में जोड़कर जीन को उस जीव में डाल देते हैं, सही जीन, जिससे क्या होता है उसका सही जीन उसके अंदर पहुंच जाता है और उस खराब जीन की जगह वो कार्य करने लगता है। फसलों में भी मैंने बताया क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, फसलों के अंदर बाहर से जीन डाल देते हैं जिससे उनके अंदर एक जीन एक बेहतर क्वालिटी का जीन पहुंच जाता है और वो जीन क्या करता है, उन फसलों की पैदावार बढ़ा देता है और उन फसलों में क्या होती है, पैदावार भी ज्यादा हो जाती है और उन फसलों पे कीट भी नहीं लगते हैं और उन फसलों से क्या होती है, गुणवत्ता भी बढ़ जाती है, क्वालिटी भी बढ़ जाती है। इस तरह से लिख देना। बस कुल मिला के है यही, बाहर से जीन लिया, अंदर डाल दिया, क्वालिटी आ गई, खराब हो गया, बाहर से सही जीन लिया, अच्छा जीन उसके अंदर डाल दिया, ठीक हो गया। पूरे में ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखो पुनर्योगन डीएनए तकनीकी से आप क्या समझते हैं, कृषि में उपयोगिता अभी बताया। पुनर्योगन डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड लेते हैं हम, जीन को लेते हैं, दोनों को जोड़कर एक डीएनए बना देते हैं जिसे पुनर्योगन तकनीकी कहते हैं। कृषि में उपयोगिता अभी बताइए क्या करते हैं हम, पुनर्योगन ये जो बताया था फसलें बनाने वाला, क्या करते हैं हम बाहर से जीन लेते हैं, प्लाज्मिड के साथ जोड़ के उसे क्या करते हैं उसके अंदर डाल देते हैं और जिससे क्या होता है हमारी अनुवंशिक रूपांतरित फसलें बन जाती है और इन फसलों की क्या होती है, इन फसलों में बहुत बेटर क्वालिटी होती है, फिर उत्पाद भी ज्यादा देती है, इन पे कीट भी नहीं लगते हैं, नुकसान भी नहीं होता है हमें और ये सूखे को भी झेल सकती है, इसमें खाद भी लगाना नहीं पड़ता, रसायन भी लगाने नहीं पड़ते। इस तरह से लिख देना है। जीन क्लोनिंग और जीन अभियंत्रण जो पढ़ा था एक ही है, दोनों का आंसर एक ही है। जीन चिकित्सा अभी बताया था। जीन चिकित्सा क्या होता है, जब किसी का जीन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसमें सही जीन पुनर्योगन डीएनए बना के उसके अंदर डाल देते हैं, इसे बोलते हैं जीन चिकित्सा। और इसमें क्या है, एडिनोसिन डी एमिनेज, एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि जब
यहाँ पे क्या था, सबसे पहले जो किया था वो 4 साल की बच्ची पे किया था ये प्रयोग प्रैक्टिकल। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सबसे पहले जीन चिकित्सा का उपयोग जो किया गया था 4 साल की बच्ची पे किया गया था, उसमें जो थी एडीए की कमी हो गई थी, तो एडीए के उपचार के लिए हमने उसे जीन चिकित्सा दी थी और उससे हमने उसका उपचार किया था। सिंपल ऐसे लिख देना बना के आपको। पारजीनी ट्रांसजेनिक जंतु, अभी आपको मैंने बताया क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है कि जब हम किसी जीव में बाहर से जीन लेकर उसके अंदर डाल देते हैं तो उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। इसका उत्पादन क्यों किया जाता है, तो सिंपल में लिख देना है मानव के फायदों के लिए इसका उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है। और मानव हित के लिए उसकी उपयोगिता क्या होती है, तो क्या होता है टीके की सुरक्षा की जांच के लिए किया जाता है। तो आपको क्या लिख देना है, पारजीनी जंतुओं का उपयोग टीके की सुरक्षा की जांच में किया जाता है। दूसरा रोग का पता लगाने, तो आपको लिख देना है कि इनका उपयोग रोग का पता लगाने किया जाता है। और दूसरा आता है उत्पाद, तो आप लिख देना कि इनका उपयोग उत्पाद बढ़ाने में किया जाता है। तो हमारे क्या हो गए, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगला चैप्टर क्या है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसके भी मैंने आंसर करा दिए। फिर आता है हमारा ये, फिर आता है जैव विकास। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप रटे ना, आप रटे ना, आप पॉइंट टू पॉइंट समझ के, जैसे मैंने आपको सिखाया है, मैंने 7 चैप्टर के आंसर करने आपको बता दिए कि आंसर करते कैसे। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि जिनको ओनली पास करना है, तो वो जो मेरी फर्स्ट वीडियो है 1 डे में पास, 1 दिन में पास, उसको देखने, जितना उसमें लिखा है मैंने समझाया है उसे कर लें। लेकिन जो कुछ बेटर स्कोर करना चाहते हैं वो इस वीडियो को भी देखें, जिन्हें अच्छे मार्क चाहिए। या उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बोला है कि हमारे 4 चैप्टर क्लियर हो गए, हमने कर लिए, हमें कुछ और चैप्टर दो, तो वो इनको भी कर लें। और जिनको क्या है एकदम अच्छे मार्क चाहिए, तो वो इसी मेथड को यूज करके, जितने उनके क्लियर है बात अलग है, और जितने उनके रह गए हैं तो इसी मेथड को यूज करके वो करें। मेरा ट्रिक समझाने का ये था कि आप कम पॉइंटों को याद करके बेटर आप उसका रेफरेंस कर सकते हैं। शायद आपको ये ट्रिक अभी तक तो सब बच्चों को पसंद आई है, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसके बाद क्या होगा, मैं अब आपको पहले दिखा देता हूँ। मानव विकास है, इसको भी आपको इसी तरह से करने की कोशिश करनी है, बस पॉइंट नोट करने और आगे करना है। मानव विकास है हमारा क्या है, वंशागति के आणविक आधार है। इसी तरह से आपको क्या करना है, पॉइंट लिखने और उसके बाद उसके आंसर करने। इसी तरह से बिल्कुल सेम यहाँ पे वंशागति सिद्धांत है, यहाँ पे भी आंसर आपको करने। जैसे मान लो यहाँ पे बहुप्रभाविता, बहुजीनी, वंशागति है, मनुष्य में अनुवंशिक विकार क्या होते हैं, जैसे देखो इसे रटने की क्या जरूरत पड़ रही है, इसी तरह से आपको आंसर करने। जैसे उसने पूछा मनुष्य में अनुवंशिक विकार पर टिप्पणी लिखी, तो अनुवंशिक का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, विकार का मतलब होता है बीमारी। तो क्या होता है कि ऐसी बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है उन्हें अनुवंशिक विकार कहते हैं। तो इस तरह से बस आपको क्वेश्चन का जो मीन्स है उसका पॉइंट समझ लेना है और आपको उसी हिसाब से आंसर निकालना है। शायद आप सीख गए होंगे। तो इसी तरह से आपको बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सभी के दे दिए और इसी तरह से आप इनका निकालने का कोशिश करना। इसका भी मैंने करा दिया है। बस क्या है, ये कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी के तो मैंने आंसर करा दिया। आप जो बचे हुए चैप्टर उसका सॉल्यूशन ऐसे ही करें। जैसे यहाँ पे देखो कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इसका वो करा देता हूँ। अजेबीय और जीबीय अभिकर्मक का वर्णन कीजिए परागण में। जीबीय अभिकर्मक क्या होता है, जीबीय अभिकर्मक, अजीबीय अभिकर्मक, तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे जब हम किसका परागण के लिए पानी का, जल का उपयोग करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, हम अजीबीय अभिकर्मक कहते हैं। तो फिर बोलेंगे आप जीबीय अभिकर्मक में क्या बोलेंगे, जब हम परागण के लिए किसी जीव का उपयोग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जीबीय अभिकर्मक बोलते हैं। तो इस तरह से बस पॉइंट पॉइंट आपको देख के पॉइंट लिख के और आंसर निकाल लें। मेरी ट्रिक का यूज करेंगे और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का ओनली पॉइंट नोट करेंगे, पॉइंट के हिसाब से आंसर निकालेंगे। तो मैं मानता हूं कि एक दिन में आप
कंप्लीट का आंसर कर देंगे। तो क्या था, मैंने जितना भी वर्क किया था आपके लिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक इस यूनिक ट्रिक के साथ भी समझाने की। अगर आपको समझ आ गई तो मैं मानता हूं आप सब चैप्टर के इसी तरह से आंसर निकाल के कंप्लीटली पेपर करके आएंगे। और क्या है, इसके बाद आपको यहाँ पे दोनों टाइप के बच्चों का मैं ध्यान रखता हूँ, जिसको पास करना है उसके लिए भी और जिसको टॉप करना है उसके लिए भी। दोनों के लिए फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, पास के लिए भी, टॉप के लिए भी वीडियो मिलेंगी और इंग्लिश की भी। अब क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री का डर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे मैंने बायोलॉजी के एक वीडियो में बहुत ही इजी मेथड से करा दिया, आप पास हो सकते हैं। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जो डर सबसे ज्यादा होता है, मैं गारंटी लेता हूं कि एक ही वीडियो में, ज्यादा बड़ी भी नहीं होती मेरी वीडियो, एक ही वीडियो में मैं आपको फिजिक्स में फर्स्ट डिवीजन, केमिस्ट्री में फर्स्ट डिवीजन से पास करा दूंगा। तो जिसको भी पास होना है वो उस वीडियो को अच्छे से देख ले, फिजिक्स केमिस्ट्री की जो आपके पास आएंगी, और जिसको टॉप करना है उसके लिए भी मैं कराऊंगा, जैसे मैंने बायो का कराया। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप इसको अच्छे से इसी तरह से पॉइंट निकाल के रेफरेंस लिखना सीखें, उससे आप क्या करेंगे, उससे एक बेटर स्कोर करेंगे। अगर आप इस तरह से रटेंगे बुकों को, नोट्स को रटेंगे, तो सीधी सी बात है आपका माइंड ब्लर हो जाएगा और आप एग्जाम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं।